गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 20 विराम चिन्ह है। तो बच्चों, विराम चिन्ह जो है वो हमारी हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी बात को स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कितनी बार क्या होता है कि हम बिना रुके जल्दी जल्दी में बोले जाते ना हम कहीं रुकते हैं ना हम कहीं मतलब उस बात को किसी दूसरे को समझने का हम मौका ही नहीं देते हैं, तो अगला हमारी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। तो हम जब भी बातचीत करते हैं तो दूसरे को अपने भाव समझाने के लिए हम कहीं थोड़ी देर के लिए तो कहीं कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है और एक ही शब्द का प्रयोग भी हम अलग अलग ढंग से करते हैं। अपने जो भाव हैं उनको भली भांति समझाने के लिए, अपने भावों को भली भांति दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए मौखिक भाषा में बोलकर, अपने भावों को दूसरों को समझाने के लिए मौखिक भाषा में बोलकर हम अपने शब्दों पर, अलग अलग शब्दों पर बल दिया जाता है। अपनी बात जो हम दूसरों को समझा रहे हैं तो हम अलग अलग शब्दों पर बल देंगे। लिखित भाषा में इस बल के उतार चढ़ाव, गति, विराम, ठहराव आदि के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हम अगर किसी को अपनी बात कह रहे हैं तो हम कुछ शब्दों पर बल देते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो कहीं कुछ ज़्यादा समय के लिए हम रुकते हैं, है ना, ताकि हमारी बात को कोई दूसरा अच्छे से समझ सके। मौखिक भाषा में अपनी बातों को प्रकट करने के लिए हम कई शब्दों पर बल देते हैं, लेकिन लिखित भाषा में इन्हीं शब्दों को समझाने के लिए, इन्हीं अपनी भाषा को समझाने के लिए शब्दों पर के उतार चढ़ाव, गति, विराम, ठहराव आदि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह प्रकट किए गए हैं या कुछ चिन्ह बना दिए गए। प्रकट तो कहाँ से होंगे बच्चों, लेकिन कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। अपनी लिखित भाषा में हम कहीं पर समान शब्दों के बीच में कोमा लगाते हैं, वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। आपको पता है ना, समान शब्दों में हम बीच में डैश लगाते हैं। तो इस तरह से लिखित भाषा में तो चिन्ह को मतलब लिखित भाषा में तो इनको प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए, लेकिन मौखिक भाषा बोलते समय हमें ठहराव लाना पड़ता है, कुछ शब्दों पर हमें बल देना पड़ता है। तो व्याकरण में बच्चों विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विराम चिन्हों की सहायता से ही बोलने, पढ़ने और अर्थ समझने में सुविधा रहती है। विराम चिन्हों के कारण ही हमें मतलब विराम चिन्हों की सहायता से हमें बोलने में, पढ़ने में और अर्थ समझाने में बहुत ही आसानी होती हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक शब्द बताती हूँ बच्चों, उदाहरण देती हूँ मैं आपको। देखिए, आप इसको आप ध्यान से देखना बच्चों, इस उदाहरण को। रोको मत जाने दो, जाने दो, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। ये वाक्य आप देखें बच्चों कि यहाँ पर पहला जो वाक्य है वो क्या है, रोको मत जाने दो। मतलब वह पूरी तरह से हमें वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस वाक्य में कहीं पर भी कोई ठहराव नहीं। रोको मत जाने दो, अब उसको रोकना है, नहीं रोकना है या जाने देना है, तो ये वाक्य हमारे पास स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ये सामान्य सा कथन हो गया कि रोको मत जाने दो। इसमें उसके रोकने का भाव भी प्रकट हो रहा, उसको जाने देने का भाव भी प्रकट हो रहा। लेकिन जो दूसरा वाक्य हम देखते हैं, दूसरा वाक्य जो हम देखते हैं, रोको, रोको के बाद आप देखिए यहाँ पर लगा हुआ चिन्ह, कोमा लगा हुआ ना यहाँ पर,
कि रोको के बाद कोमा आ गया कि रोको, मत जाने दो। यहाँ पर दूसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि रोको, मत जाने दो। अब हम उसी तरह से तीसरा वाक्य देखते हैं, रोको मत। रोको मत के बाद यहाँ पर कोमा लगा दिया गया है कि रोको मत, जाने दो। तो हमें दो वाक्य तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गए कि इनमें क्या कहा जा रहा है। सेकंड वाक्य में कहा जा रहा था रोको, मत जाने दो, और यहीं पर तीसरे वाक्य में हमें कहा जा रहा है कि रोको मत, जाने दो। लेकिन जो पहला कथन था वो हमें पूर्णतया स्पष्ट नहीं था कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से हम लोग जब मौखिक भाषा बोलते हैं ना बच्चों, किसी को अपनी बात कहते हैं तो कहीं पर हमारा ठहराव नहीं होता है, हम पूरी तरह से अपनी बात को इस तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे पहला वाक्य हमारे पास स्पष्ट नहीं है, हम लगातार बोलते जाते हैं, कहीं रुकना नहीं, कोई ठहराव नहीं है, तो कोई सामने वाला हमारी बात ही नहीं समझ पाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि किस तरह से विराम चिन्हों का हमारी भाषा में कितना महत्व है। इन विराम चिन्हों की स्थिति, इन वाक्यों में विराम चिन्ह की स्थिति ने वाक्य के अर्थ को ही बदल दिया है। इन वाक्य में आपने देखा कि विराम चिन्हों की स्थिति ने, जैसे ही विराम चिन्ह लगा और वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो किस तरह से विराम चिन्हों ने वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर दिया था, वाक्य के अर्थ को ही बदल दिया था। इसी प्रकार कथनों में निहित भावों को भी, इसी प्रकार हमारे कथन में भी, हमारे निहित भावों में भी विराम चिन्ह ही हमारी भाषा को स्पष्ट करते हैं। इसी तरह से बच्चों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए आप दूसरा उदाहरण, मिखाइल ने ऑडी खरीदी। मिखाइल ने ऑडी खरीदी है। मिखाइल ने ऑडी खरीदी। चिन्ह पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। मिखाइल ने ऑडी खरीदी। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, फर्स्ट वाक्य जो देखिए आप कि मिखाइल ने ऑडी खरीदी, तो ये तो हमारा सामान्य कथन हो गया। ये सामान्य कथन हो गया कि मिखाइल ने ऑडी खरीदी। हम नॉर्मली किसको कहते हैं कि आज मेरे दोस्त ने यह गाड़ी खरीदी है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए आप, दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों, मिखाइल ने ऑडी खरीदी। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक कथन हो गया हमारा, मिखाइल ने ऑडी खरीदी, ये हो गया हमारा प्रश्नसूचक, प्रश्न वाला वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक। तीसरा, मिखाइल ने ऑडी खरीदी, आश्चर्य, मतलब कि ये विस्मय सूचक कथन हो गया हमारा, विस्मय प्रकट हो रहा, आश्चर्य हो रहा कि मिखाइल ने ऑडी खरीदी। तो बच्चों आपने तीनों ही वाक्य देखे, ये विस्मय सूचक हो गया। कि इसमें विस्मय, आश्चर्य हो रहा है। तो बच्चों आपने तीनों ही कथन देखे। पहला कथन जो था हमारा सामान्य कथन था कि मिखाइल ने ऑडी खरीदी। दूसरा प्रश्नवाचक था, मिखाइल ने ऑडी खरीदी है, तो यहाँ पर एक प्रश्न प्रकट हो रहा है। तीसरे में मिखाइल ने ऑडी खरीदी, यहाँ पर एक आश्चर्य जो है वो प्रकट किया जा रहा है, तो ये विस्मय सूचक हो गया। तो इसी तरह से बच्चों दूसरा एक और देखते हैं हम उदाहरण। देखिए आप, पापा आज वापस आ रहे हैं। सामान्य कथन है कि पापा आज वापस आ रहे हैं।
ये हमारा सामान्य कथन था। दूसरा, पापा आज वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक हो गया कि पापा आज वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्नसूचक चिन्ह लग जाता है। तीसरा कथन हमारा होता है पापा वापस आ रहे हैं, तो आश्चर्य प्रकट होता है। तो केवल एक चिन्ह से हमारे शब्दों का हमारे वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। सिर्फ विराम चिन्हों के कारण हमारे वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। तो बच्चों, हिंदी के अधिकतर विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। हिंदी में जो भी विराम चिन्ह उनके अधिकतर चिन्ह जो है वो अंग्रेजी से आए हैं, और अब वे विराम चिन्ह हमारे हिंदी के अभिन्न अंग बन गए हैं। वही विराम चिन्ह आज हमारी हिंदी के अभिन्न अंग बन गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल अंग्रेजी नियमों के अनुसार होता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी हिंदी में जो विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो बिल्कुल अंग्रेजी नियमों के अनुसार ही करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी के नियम आधार का कार्य अवश्य करते हैं। अंग्रेजी में जो विराम चिन्ह हैं वो आधार का काम करते हैं, पर हिंदी के कुछ अपने नियम भी है, लेकिन हिंदी के जो विराम चिन्ह हैं उनके कुछ अपने ही नियम हैं। इसका कारण है कि हिंदी वाक्यों का गठन अंग्रेजी से भिन्न है। हमारे हिंदी के जो वाक्य हैं वो बिल्कुल ही अंग्रेजी भाषा से अलग है, उनका गठन बिल्कुल ही अलग है। इस प्रकार हिंदी तथा अंग्रेजी के नियमों के बीच कुछ साम्य है और कुछ भिन्नताएं भी है। कुछ इनमें मेलजोल भी है तो कुछ इनमें भिन्नताएं भी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। तो बच्चों देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा को पढ़ते या लिखते समय भावों को अच्छी तरह समझाने के लिए या विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कि भाषा को पढ़ते लिखते समय और अपने भावों को अच्छी तरह समझाने के लिए, अपने जो भाव है उनको अच्छी तरह समझाने के लिए या विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों? आपको विराम चिन्ह की परिभाषा समझ में आ गई? गुड। तो बच्चों देखते हैं अब हमारे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह 9 होते हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इस तरह से लगाया जाता है बच्चों, जो हम वाक्य के अंत में लगाते हैं। अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, शब्दों के बीच में लगाया जाता है। अर्ध विराम, जहाँ पर हम अपनी बात को रुक कर पूरी करते हैं, रुक कर उसको पूरा कहते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सब आप जानते हैं कि हम जो भी प्रश्न करते हैं उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। लिखते समय भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना बच्चों। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय आश्चर्य प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। योजक चिन्ह, जो समान चिन्हों के लिए बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, उनके बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं वो योजक चिन्ह कहलाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह है। ये जो है हम अपनी बात किसी को कहते हैं, वो हमारी बात को आगे जाकर ज्यों का त्यों कह देते हैं, वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, हम अपनी बात को किसी पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो निर्देशक चिन्ह होता है। कि हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो लिख के आगे जो हम निर्देशन चिन्ह लगाते हैं कि उसकी डिटेल अब हम बता रहे हैं, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक, किसी शब्द को पूर्णतया या किसी वाक्य को पूर्णतया समझाने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये रहे हमारे चिन्ह के प्रकार। आइए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम, अब पूर्ण विराम हम कहाँ लगाते हैं बच्चों? प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा पूरा जो वाक्य है वो ख़त्म हो जाता है, वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ये तो आपके समझ में आया है। वाक्य वहाँ समाप्त होता है जहाँ उसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहता है। वाक्य वहाँ पर समाप्त होता है जहाँ पर उसका जो अर्थ है वो कोई दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। वाक्य हमारा पूरा वहीं खत्म होगा जहाँ पर कि हमारा अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर नहीं होगा, अर्थात उसका अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। हमारा वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट है और हमने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्य के अंत में देखिए आप पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, रोगी से चला नहीं जाता। पूर्ण विराम कि रोगी से चला नहीं जाता है। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो ये है, प्रणय पुस्तक पढ़ता है। पूर्ण विराम, राजी अगले वर्ष परीक्षा देगा। पूर्ण विराम। तो बच्चों आपने इन उदाहरण में देखा कि जो वाक्य थे उनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट था, वो किसी भी वाक्य पर निर्भर नहीं थे, वो अपने आप में पूर्ण थे और उनका अर्थ जो है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि प्रत्येक वाक्य में क्या कहा जा रहा है। तो उनके अंत में जो है विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया था जहाँ पर हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो यह आपका हुआ पूर्ण विराम। तो समझ में आया बच्चों कि पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, जब वाक्य समाप्त हो जाता है उसके अंत में लगाया जाता है। लेकिन वाक्य पूर्ण कहाँ होता है? जहाँ पर उसका अर्थ जो है वो पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाता है, वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता। अगर इसके आगे और वाक्य होता तो तब हम यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो दूसरा वाक्य वो इस पर निर्भर है, तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो ये वाक्य है ये पूर्णतया अपने आप में ही पूर्ण है। तो यह है बच्चों आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। दूसरा बच्चों, हम पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वो कहाँ पर नहीं करते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक या विस्मय का बोध होता है, जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक, जो वाक्य प्रश्नसूचक या विस्मय का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। वे वाक्य पूर्ण होते हैं, वे वाक्य भी पूर्ण होते हैं, पर उनके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तुम कब जाओगे, तो ये वाक्य तो पूर्ण है लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम इसके पीछे पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, इसके पीछे हम प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से वाह कितना सुंदर मौसम है, तो वाह के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना सुंदर मौसम है, यह भी बच्चों, वाह के बाद हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद कितना सुंदर मौसम है, तो आश्चर्य सूचक हुआ। तो इसमें अंत में हम विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगाएंगे। कुछ लोग पूर्ण विराम का प्रयोग एक बिंदु के रूप में भी करते हैं। कुछ लोग करते हैं ना, पूर्ण विराम का प्रयोग जो है एक बिंदु के रूप में भी करते हैं, और ये अंग्रेजी का अंधानुकरण है, क्योंकि वो पुलिस स्टॉप जो है वो अंग्रेजी में लगाया जाता है। हम जो लगाते हैं वो खड़ी पाई है, इसको खड़ी पाई भी बोला जाता है, और डोर जो है वो इंग्लिश का है। इस चिन्ह को पढ़ने में हमें बड़ी कठिनाई भी होती है, इसलिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा हम पढ़ते हैं अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कोमा। तो अब हम पढ़ते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग जो है बच्चों कब किया जाता है? जहाँ हमें सबसे कम देर ठहरना पड़ता है, जहाँ हमें बहुत कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे राम सीता लक्ष्मण वन को गए, तो राम कोमा लक्ष्मण कोमा सीता वन को गए, तो यहाँ हमें बहुत कम रुकना पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जब दो या दो से अधिक कम से कम 3 समान शब्द और से जोड़े जाते हैं, जब
एक या एक से अधिक या कम से कम 2 या 3 समान शब्द जो हैं और से जोड़े जाते हैं, तब अंतिम 2 शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया है आपके कि जब 2 से अधिक, कम से कम 2 या 3, है ना, कम से कम 3 समान शब्द हों और से जोड़ें, उन्हें और से जोड़े जाएं, तब अंतिम 2 शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो बच्चों, दीक्षा, उर्विका, अनुषा और नेहा पढ़ रही है। दीक्षा, यहाँ हमने कोमा लगाया। उर्विका, यहाँ पर भी हमने कोमा लगाया। अनुषा और नेहा के बीच में और शब्द से हमने इसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें कोमा लगाने की या अल्प विराम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया था। अनुषा और नेहा पढ़ रही है। समझ में आ गया बच्चों? क्या करें, जब 2 से अधिक, कम से कम 3 समान शब्द हैं तो और से जोड़े जाएं। अंतिम 2 शब्दों को हमें और से जोड़ा जाए और आगे के शब्दों में हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। किसी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। किसी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा, जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा, महात्मा गांधी को देखा, वे जानते हैं कि वे कितने सीधे साधे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा, यहाँ पर हमारे अल्प विराम आ गया। वे जानते हैं कि वे कितने सीधे साधे हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया बच्चों। दूसरा पॉइंट भी कि जो वाक्य, किसी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी विराम चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। उसी तरह से यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो या उन पर जोर दिया जाए तो उस पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब वो शब्द बार आए, दोबारा वापस आए, तो उसकी पुनरावृत्ति पर भी जोर देने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। नहीं, नहीं, मानसी चोर नहीं, मानसी चोर नहीं। तो यहाँ पर देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, नहीं नहीं की पुनरावृत्ति हुई है, नहीं नहीं, मानसी चोर नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 शब्दों के बीच में जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो शब्द की पुनरावृत्ति होने पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं बच्चों। विभिन्न शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने देखा ही था कि विभिन्न शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे कि विज्ञान,
अर्थशास्त्र, इतिहास, श्री वेंकटरामन, वेंकटरामन के प्रिय विषय थे। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है कि ये हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि हाँ, नहीं, बस, अब, तो, सो, सचमुच, अच्छा तथा वस्तुतः से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। हाँ, नहीं, बस, अब, तो, सो, सचमुच, अच्छा तथा वस्तुतः इन शब्दों से जो वाक्य प्रारंभ होता है तब भी अल्प विराम का मतलब इन शब्दों से जो वाक्य आरंभ हो रहा है तो उसके आरंभ में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं इन शब्दों के बाद। जैसे हाँ के बाद हमने अल्प विराम लगा दिया। सचमुच, यहाँ हमने अल्प विराम लगाने के बाद हमने अपनी पूरी बात कही। तो इन वाक्यों के खत्म होने के बाद ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम उसका उदाहरण सचमुच, यहाँ सचमुच के बाद ही हमने अल्प विराम लगा दिया। नितिन नालायक है, तो ये शब्द आने के बाद ही हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसी तरह से इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब मैं चला, तो इसके बाद भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अगला इसका नियम देखते हैं बच्चों हम कि तारीख को सन या संवत को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, तारीख को, सन को और संवत को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 26 जनवरी 1949, यहाँ हमने अल्प विराम लगा दिया। इसके बाद हम संवत लिखते हैं 14 वैशाख और उसके बाद संवत 2045। तो यहाँ पर हमने तारीख और संवत को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है, जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है, तो इसके बाद भी अल्प विराम आता है। जैसे जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अंकुर, अंकुर, अब तुम जा सकते हो। जा सकते हो, यहाँ संबोधन हो गया कि अंकुर अब तुम जा सकते हो, है ना। उसी तरह से मंजुल, कहाँ थे तुम। कहाँ थे तुम। तो यहाँ पर संबोधन किया गया है, उसके साथ भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये आपके अल्प विराम समझ में आ गया बच्चों कि हम कोमा कहाँ और किस प्रकार लगाते हैं। तो ये था हमारा अल्प विराम। सॉरी बच्चों, मैं अल्प विराम के आपको कुछ और उदाहरण बताना चाहूँगी। जैसे पत्रों में अभिवादन के बाद भी हम
अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई पत्र वगैरह लिखते हैं ना, उसमें भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिय नितिन, प्रिय नितिन, यहाँ पर हम अल्प विराम लगा देते हैं। जो भी आप लिखते हैं, प्रिय दीदी, है ना, प्रिय अनुज, तो उसके बाद आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कथन आरंभ होने से पहले, वाक्य की क्रिया के बाद, किसी कथन के आरंभ होने से पहले और वाक्य की क्रिया के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। वो किस प्रकार होता है? जैसे अनुज ने कहा, अनुज ने कहा, तो वाक्य के प्रारंभ होने से पहले, वाक्य यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुआ है। अब क्या कहा उसने? मैं कल एक कहानी लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं कल एक कहानी लिखूंगा, तो अनुज ने कहा, उसके बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो ये कथन के आरंभ होने से पहले और क्रिया के बाद। क्रिया की क्या थी? अनुज के कहने की, तो क्रिया के बाद इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन जो कथन कहा जा रहा, उससे पहले हमने इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। पत्र लेखन में भी पते के अंदर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। हम जहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पथिक नगर, भीलवाड़ा, तो जो एड्रेस हम लिखते हैं उसके साथ ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अगला पढ़ते हैं, अर्धविराम। अब हम पढ़ते हैं अर्धविराम, जहाँ पर एक वाक्य या वाक्यांश दूसरे के साथ दूर का संबंध प्रकट करते हैं। जहाँ पर एक वाक्य या वाक्यांश दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ दूर का संबंध प्रकट करते हुए अधिक ठहरने की आवश्यकता का अनुभव करें। समझ में आपके? जहाँ पर एक वाक्य या वाक्यांश दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ दूर का संबंध प्रकट करे, वहाँ पर हमें जो है अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर हम अल्प विराम से तो ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम ठहरने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम जो है अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अवस्था है। पूर्ण विराम में तो हमारा वाक्य जो है वो पूरा होता है, ठीक है, हमें इतना अर्धविराम इतना लंबा नहीं है। और अल्प विराम जो लगाया जाता है वो छोटे छोटे वाक्यों के, छोटे छोटे शब्दों के बीच में, छोटे वाक्य के बीच में लगाया जाता है। लेकिन अर्धविराम जो है वो अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम, जहाँ पर ठहरने की आवश्यकता होती है वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अर्धविराम पर अल्प विराम की अपेक्षा अधिक, मतलब अर्धविराम पर अल्प विराम की अपेक्षा तो अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव होता है। यही कारण है कि अर्धविराम का प्रयोग जो है वह हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं विरोध दर्शक प्रधान। विरोध दर्शक प्रधान उपवाक्यों के बीच अर्धविराम का प्रयोग। विरोध दर्शक प्रधान उपवाक्यों के बीच अर्धविराम का प्रयोग। गलती करना बच्चों का स्वभाव है। गलती करना बच्चों का स्वभाव है। क्षमा करना बड़ों का धर्म। तो बच्चों ये वाक्य आपके समझ में आया कि विरोध प्रकट कर रहे हैं कि गलती करना तो बच्चों का स्वभाव है, लेकिन बड़ों क्षमा करना जो है वो बड़ों का धर्म है। तो विरोध दर्शक प्रधान उपवाक्य के बीच भी
विरोध दर्शक उपप्रधान वाक्य के बीच में भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया गया। देखिए कि यहाँ पर हमारी बात पूरी नहीं हो रही, गलती करना बच्चों का स्वभाव है। यहाँ पर अर्धविराम का हमने प्रयोग किया है, क्षमा करना बड़ों का धर्म है। तो यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा होता है कि क्षमा करना जो है वो बड़ों का धर्म है। दूसरा नियम इसका देखते हैं बच्चों हम, यदि एक ही विषय से जुड़े 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक ही विषय से जुड़े 2 प्रधान उपवाक्य हो तो और के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। उनके बाद अर्धविराम का प्रयोग होता है। समझ में आ गया आपका? यदि एक ही विषय से जुड़े 2 प्रधान उपवाक्य हैं तो उनको और से जोड़ने के बाद हमें अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, आकाश लाल हो गया, आकाश जो है वो लाल हो गया है और चिड़िया चहकने लगी, और कमल खिल गया। तो ये वाक्य आपके समझ में आया बच्चों कि एक ही विषय से जुड़े 2 वाक्य, 2 प्रधान उपवाक्य कि सूर्योदय हुआ और आकाश लाल हो गया। तो मतलब सारा जो है वो 2 प्रधान उपवाक्य हैं, सूर्योदय के साथ ही सारा काम हुआ है। तो सूर्योदय हुआ, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ, आकाश लाल हो गया, अर्धविराम का प्रयोग हुआ, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। फिर इस वाक्य को हमने और से जोड़ दिया है। हमारा नियम भी यही था कि यदि एक ही विषय से जुड़े 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य, तो एक ही विषय से जुड़े 2 प्रधान उपवाक्य ये हुए, और उपवाक्य और के द्वारा इनको जोड़े जाए, और के द्वारा इनको जोड़ा जाता है वो, उसके बाद हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जोड़े जाए और उनके बाद अर्धविराम का प्रयोग करें। यदि, तीसरा नियम देखते हैं हम कि यदि 2 से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए एक ही कर्ता का प्रयोग हो, 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए एक ही कर्ता का प्रयोग हो, 2 प्रधान उपवाक्य हैं लेकिन कर्ता जो है वो एक ही है, तो उनके बाद भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी उठती है और कभी दौड़कर पुकारती है। वह कभी हंसती, कभी रोती, तो 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हैं लेकिन इनका कर्ता एक ही हैं, तो इसके प्रयोग के लिए भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। वह कभी हंसती, यहाँ हमें कम रुकना पड़ा, कभी रोती, अर्धविराम का प्रयोग किया यहाँ पे, कम रुके, कभी उठती, कभी बैठती और कभी दौड़कर पुकारती। तो इनके बीच में भी हमें अर्धविराम का प्रयोग होता है, इनके बीच में भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखते हैं हम, अगस्त 1996 को मूसलाधार वर्षा हुई, कई मकान गिर गए, सारे बाजार पानी से भर गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। तो इस वाक्य में भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया बच्चों कि
अगस्त 1996 को मूसलाधार वर्षा हुई, यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। उसके कई मकान गिर गए, फिर हमने अर्धविराम लगाया। सारे बाजार पानी से भर गए, फिर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तो एक ही जो था, एक ही विषय से जुड़े सारे प्रधान उपवाक्य थे, सारा वर्षा से जुड़ा हुआ था। तो हमने बीच बीच में जो भी घटित हुआ उसे हमने अर्धविराम लगाकर आपस में जोड़ दिया था। उसी तरह से मैंने अपनी कॉपी किताबें खोली। अगला देखते हैं हम इसका। खोली, पेन पेंसिल इकट्ठे किए, पेन पेंसिल इकट्ठे किए, सॉरी बच्चों यहाँ पर देश आएगा, और गृह कार्य करने बैठ गया। तो ये वाक्य बच्चों कौन सा था आपका, जो हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था, कौन सा था कि यदि एक ही विषय से जुड़े दो वाक्य हो और उन्हें बाद में और से जोड़ा जाता हो, तो वहाँ पर भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते। तो यहाँ पर एक ही विषय से जुड़े वाक्य, एक ही विषय से जुड़े हुए वाक्य कि मैंने अपनी किताबें खोली, पेन पेंसिल इकट्ठे किया और पढ़ने बैठ गया। इसका अगला नियम पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियों, डिग्री जो दी जाती है, इसके बाद भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर दो या दो से अधिक उपाधियाँ दी जाती है, डिग्री जो है वो दी जाती है, वहाँ पर भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं MA PhD, ये दो उपाधियों के बीच में भी हमने क्या लगाया, दो उपाधियों के बीच में भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया बच्चों। उसी तरह से MSc और DSc, तो यहाँ पर भी हमने उपाधियों के बीच में भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। तो ये बच्चों हमारा अर्धविराम था, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्धविराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो अर्धविराम, एक बार मैं वापस रिपीट करूँगी इसकी डेफिनेशन। अर्धविराम जो है वो अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अवस्था है इसमें, क्योंकि इसमें हमें अल्प विराम से तो कम ठहरना पड़ता है, सॉरी बच्चों, अल्प विराम से तो हमें अधिक ठहराव आता है, और पूर्ण विराम से इसमें कम ठहराव आता है। तो इसीलिए इसे पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का कहा जाता है, और इसका चिन्ह जो है ये इस तरह से होता है, डॉट के बाद कोमा। जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, उसके आगे हमें और कहना पड़ता है, तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं।